हेडिंग डालो बच्चों, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए अब लाइन बाय लाइन चलते हैं ना, ठीक है ना। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर दो अलग अलग वेक्टर बना रखे हैं ना, ए और बी। अगर ए के लिए ये खास बात हो कि ये भी 3 मीटर है और ये भी कितना है बच्चों, 3 मीटर है, ठीक है। मान लो कि ये 5 न्यूटन है, ये भी क्या है बच्चों, 5 न्यूटन है। मान लो ये 10 न्यूटन है और ये 16 न्यूटन है और ये क्या है बच्चों, 10 न्यूटन है। मान लो ये 5 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है। इसको मीटर लिख दो वापस, क्योंकि अलग अलग एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है। वेक्टर के हिसाब से एग्जांपल ले रहे हैं ना, मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट को बता रहे हैं, न्यूटन मतलब किसको बता रहा है बच्चों, फोर्स को बता रहा है। अच्छा, और भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, लेकिन अपन अभी तक किसको बात कर रहे हैं, इन्हीं की बात कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखो बच्चों वेक्टर पढ़ रहे हैं, अगर मैं इसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने लग जाऊंगा ना, तो तुम्हें वही याद रहेगा। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वेक्टर पढ़ने के लिए हम फिजिक्स से रिलेटेड कैसे कर पा रहे हैं इसको। वेक्टर पढ़ रहे हैं ना अपन, तो उसको फिजिक्स से जोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर ये जो 5, 3 ये किसको बताते हैं बच्चों ना, तो यहाँ पर ये बताते हैं हमें किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को बताते हैं। किसको बताते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब नई बात आ गई, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले अब हम किस पर चर्चा करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता क्या है ना। इसे अपन क्या बोलेंगे, सदिश का, सदिश लिख दो ना, सदिश का परिमाण लिख दो, या फिर सदिश का मापांक लिख दो। मापांक मतलब समझते बच्चों, मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है क्या। यहां पर मैंने ए वेक्टर लिख रखा है, ए वेक्टर। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 3। और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखूंगा तो क्या आएगा बच्चों, तब भी 3। एक काम करो बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ताकि थोड़ा सा समझ में तो आए, अपन एग्जाम्पल अलग अलग लेके कर रहे हैं ना। तो ये मैग्नीट्यूड वर्ड लिखना बहुत हार्ड हो गया, मतलब बार बार ऐसे थोड़ी लिखना। तब इनको रिप्रेजेंट किया गया, ए के आगे दोनों तरफ क्या लगा दी बच्चों, आगे पीछे दीवार लगा दी। तब ये भी किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ही बताएगा। और इसमें भी बी के आगे पीछे क्या लगा देंगे, दीवार। आंसर कितना आएगा, 16। आंसर कितना आएगा, 10। यहाँ पर बच्चों यूनिट नहीं लगानी है, यूनिट सिर्फ ये बता रहा था कि वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, न्यूटन के अकॉर्डिंग, जूल के अकॉर्डिंग, न्यूटन पर मीटर, ऐसा कुछ भी यूनिट ले सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जज कर पाएंगे कि वो वेक्टर है या स्केलर है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 16 और 10 की बात कर रहा हूँ, तो यूनिट को अपन यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए ये सिंबल लगा दें ना, दीवारें दोनों तरफ बंद कर दी, तो यूनिट को करो साइड में, केवल किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैग्नीट्यूड की। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर तुम्हें समझ में आ गया। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, numerical value of vector known as magnitude of vector, numerical value of vector known as magnitude of vector। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दोनों तरफ बार लगा के, या फिर मॉड्यूलस बोथ साइड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये पूरी किसको बताएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को बताएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चलेगा बच्चों। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की कहानी खत्म होती है। इतना ही समझना काफ़ी था। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड वेक्टर होता क्या है ये भी पता चल गया। अब वापस आते हैं अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे, है ना बच्चों। वीडियो पोस्ट करके उसको तौर पहले तो
अब जैसे कि मैं यहाँ पर क्लासिफाइड करने वाला हूँ वेक्टर्स को, तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है बच्चों, दो वेक्टर लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो सकता है, डायरेक्शन भी इक्वल हो सकती है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसमें भी डायरेक्शन इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन अनइक्वल है, सॉरी डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन दोनों की क्या है बच्चों, ऑपोजिट है। ऐसा भी तो हो सकता था बच्चों, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। या फिर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों के बीच में 30 डिग्री का फासला है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी नहीं होगी, दोनों एक दूसरे से कितने इंक्लिनेशन पे है, 30 डिग्री पर, एक को तो बेस मानना पड़ेगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अब हम किसकी बात करेंगे, वेक्टर को क्लासिफाइड करने की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ जो टाइप है वो क्या है बच्चों, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, वाइट वेक्टर, शून्य सदिश या रिक्त सदिश, ऐसे ये सब क्या है, एक ही टाइप का सदिश या एक ही टाइप का वेक्टर है, लेकिन डेफिनेशन तो सबकी एक ही है। क्या है जरा समझना, अलग अलग नाम है लेकिन नाम का मतलब एक ही है। नाम ही पता चल रहा है जीरो वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर अगर मैंने मान लिया कि एक वेक्टर बनाया ये और इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने बोल दिया 0 मीटर है, मतलब ये जो वेक्टर है ना ए, इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 0, तो ये लाइन तो शो होगी ही नहीं। मैग्नीट्यूड अगर किसी वेक्टर का 0 हो जाता है तो वो वेक्टर क्या होता है बच्चों, जीरो वेक्टर है। वेक्टर इज नोन टू बी जीरो या कोई भी वेक्टर सेट टू बी जीरो कब कहा जाता है, जब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बच्चों, 0। ऐसे सदिश जिसका परिमाण या मापांक शून्य हो रिक्त सदिश कहलाता है या शून्य सदिश कहलाता है। क्या समझ में आ गई? के बाद डेफिनेशन लिख देना, बात यहीं पे खत्म होती है। दूसरे पे बात करते हैं बच्चों अपन, इकाई सदिश। मात्रक सदिश, तत्समक सदिश। इकाई मतलब यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बच्चों, यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिटी कहलाएगा। और इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, आइडेंटिटी वेक्टर। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए बच्चों, 1 आ जाए, तो वो वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाता है बच्चों, यूनिट वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए बच्चों, 1 आ जाए। अब जरा समझना, मैंने एक वेक्टर लिखा है कितना बच्चों, 3 मीटर। वेक्टर में ये पूरा आएगा और मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, 3 ओनली। अगर मैं इन दोनों का डिवाइड कर दूं आपस में तो 3/3, 3 से 3 कट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 मीटर। मतलब अब ये अपने आप में पूरा एक वेक्टर बन चुका है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड कितना मिला है हमें, इसका मैग्नीट्यूड मिला है मुझे 1। बच्चों याद रखना, ये यूनिट भी पीछे रही ना, इसका मतलब कि एक पूरी वेक्टर क्वांटिटी बन गया। अब इसको अलग से नाम देना पड़ेगा। तो नाम तो मैंने बता दिया, यूनिट वेक्टर है तो रिप्रेजेंटेशन भी तो देना जरूरी है। तो इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है बच्चों, कैप लगा दिया जाता है। वाओ, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो वो कौन सा होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर होता है। अब हर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर तो हो नहीं सकता, जैसे ये बी है, अब ये यूनिट वेक्टर तो हो नहीं सकता, तो मैं इसके लिए खास बात क्या करूंगा, जैसे ये ऊपर वाली चीज मिटाता हूँ, ये पूरा मिटाता हूँ ऊपर वाला, है ना। क्या करूंगा बच्चों, देखना, मैंने बी वेक्टर लिखा है कितना है, 10 न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड कितना मिला था मुझे, 10 ओनली। दोनों का आपस में डिवाइड करूंगा तो बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या मिला मुझे, 1 न्यूटन। अब यूनिट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड क्या मिल गया बच्चों, 1 मिल गया। तो इसका मतलब ये पूरा क्या कहलाएगा, बी यूनिट वेक्टर है 1 न्यूटन। या फिर यूनिट वेक्टर बनाने की प्रोसेस मुझे पता चल गया कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, या किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। वाह क्या बात है,
किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल यूनिट, मतलब 1 यूनिट। और वही चीज को मैं एक नए वेक्टर का नाम दूंगा और उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैप लगा के। तो यूनिट वेक्टर की खास बात सबसे पहले स्टार्ट करते शुरू से, ऐसे सदिश जिसका मात्रक, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या है बच्चों, 1 आए, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 1 आए, यूनिट वेक्टर कहलाता है। और अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं है और हमें बनाना है कि वो यूनिट वेक्टर बन जाए, तो अपन उसके मैग्नीट्यूड का उसमें डिवाइड कर देंगे और उस पर कैप लगा देंगे। आगे मेरी बात समझ में है? तो ये है यूनिट वेक्टर की कहानी। अच्छा, यूनिट वेक्टर को मैं यहीं पे ख़त्म नहीं करूँगा, अभी अपन टाइप्स पे चल रहे हैं ना, तो यूनिट वेक्टर की कहानी और भी ज़्यादा आएगी। मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों कि 11th क्लास के लिए ये जो यूनिट वेक्टर की खासियत है ना, ये हर बार पूछी जाती है, हर बार, चाहे तुम बोर्ड के एग्जाम के लिए ले लो, चाहे तुम स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए ले लो, ये हर किसी टीचर की आंखों में खटकता है। और चाहे तुम जेई के या नीट के एग्जाम के लिए ले लो, ये आंखों में खटकता ही है। आंखों में क्या करता है बच्चों, खटकता है। ये तो यूनिट वेक्टर की खास अपन जो बातें करेंगे ना, वो और करेंगे जब ये क्लासिफिकेशन खत्म कर लेंगे। तो अभी इसको यहीं पे विराम देते हैं, जितना समझ में आए उतना उतारो बच्चों। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहला हमने पढ़ा है बच्चों जीरो वेक्टर, जीरो मतलब शून्य सदिश पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश, ये भी पढ़ लिया अपन ने। अब अपन किसकी बात करेंगे? अगला अपन बात करेंगे बच्चों समान सदिश, मतलब इक्वल वेक्टर। वेक्टर, कोई भी वेक्टर्स, दो वेक्टर इक्वल कब कहलाते हैं? उसके लिए दो लाइनें हैं ना, क्या क्या है मैं बता देता हूं। समझ में आ गया तुम्हें कि ऐसे दो वेक्टर जिनका या दो से अधिक वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी क्या हो बच्चों, इक्वल हो। अब इनमें से मुझे बताओ कि कौन कौन से वेक्टर इक्वल लग रहे हैं तुम्हें। जैसे पहले वाले में मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है और डायरेक्शन भी दोनों की क्या चल रही है बच्चों, सेम चल रही है। अब डायरेक्शन सेम चल रही, तुम्हें कैसे पता चला? डायरेक्शन सेम चल रही, तुम्हें कैसे पता चला? क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं क्या, एक ही डायरेक्शन में? पैरेलल देखो बच्चों, ये मान लो ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ए बराबर है बी के, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी क्या है बच्चों, इक्वल है। या फिर तुम ऐसा मान सकते हो कि दोनों के दोनों वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, ये एक्स डायरेक्शन। मैंने तुम्हें बताया था ना बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाते समय कि डायरेक्शन क्या होती है। तो इक्वल वेक्टर की कहानी मुझे समझ में आ गई। डेफिनेशन क्या है बच्चों, नोट्स में मिल जाएगा तुम। तो डेफिनेशन लिखवाना उद्देश्य नहीं है, समझ में आना उद्देश्य है। तो वो सारे नोट्स में तुम पढ़ते हुए रहना, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसा करूँ इसके अंदर कि इसकी डायरेक्शन को क्या कर दूँ, उल्टी कर दूँ, ऑपोजिट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा जरा देखना। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ये ए वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड भी 3 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 3 है। मतलब एक चीज पता चल गई है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है बच्चों, इक्वल आ गया। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ जाएगी बच्चों, ऑपोजिट आ गई है कि नहीं है। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट आ गई है तो अब क्या बोलोगे, ये दोनों वेक्टर अब क्या बन गए बच्चों, ऑपोजिट वेक्टर। क्या बन गए बच्चों, ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर। तो यहाँ पर फोर्थ टाइप क्या आता है बच्चों,
ऑपोजिट वेक्टर। बस यहाँ पर क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो बच्चों, ऑपोजिट आ जाए। और इसको भी क्या कर देना बच्चों, ऐसे उल्टा कर देना। तो ये a बराबर b नहीं कहलाएगा, सो तुम क्या बोलेंगे a माइनस बी, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या होगी बच्चों, ऑपोजिट होगी ना। तो ये एक चीज़ क्या हो जाती है बच्चों, माइनस हो जाती है। अब इस माइनस का खेल तो मैं तुम्हें और अच्छे से समझाऊंगा, है ना। माइनस कैसे आया, देखो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये दोनों की डायरेक्शन अनइक्वल होगी ना, सॉरी ऑपोजिट होगी ना। तो जैसे x डायरेक्शन है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, माइनस की डायरेक्शन क्यों नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर के आगे क्या लग जाता है बच्चों, माइनस लग जाता है। बस दोनों क्या मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन दोनों के आगे क्या लग गया बच्चों, माइनस लग गया। ऐसा नहीं बोलोगे तुम 3 बराबर है -3 के, नहीं, 3 तो 3 के इक्वल है ही, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से मैं इसको क्या बोलूँगा, ये दोनों ऑपोजिट वेक्टर है। इक्वल वेक्टर के लिए जो पहले लिखा हुआ था ना, पहले वो उतारना बच्चों, फिर ऑपोजिट के लिए उतारना। तो यहाँ पर ये चीज़ हटा के मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, ये किसकी कहानी थी बच्चों, ऑपोजिट वेक्टर। और ऐसे ऑपोजिट वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों अपन, विपरीत सदिश, ठीक है ना। ये इसके दो अलग अलग तरीके। वीडियो पॉज करके सारा उतार लेना बच्चों पहले तो। अब देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख रखा मैंने, 16 न्यूटन, एक तो ये है और एक 10 न्यूटन। मतलब एक वेक्टर ए है ये, एक वेक्टर है बी है। तो इससे एक चीज़ पता चल गई कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। नहीं, ये दोनों के एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बच्चों, अनइक्वल है। इक्वल या फिर इसको क्या बोल दो बच्चों, अनइक्वल है। मैग्नीट्यूड तो क्या है, अनइक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों की इक्वल है। जब दोनों इक्वल होते थे तो इसको इक्वल वेक्टर बोल देते थे। इक्वल मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उसको ऑपोजिट वेक्टर बोल देते थे। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि मैग्नीट्यूड ही अनइक्वल आ जाए लेकिन डायरेक्शन सेम आ जाए, तो उस वेक्टर को नाम देते हैं बच्चों पांचवा। क्या नाम देंगे अपन बच्चों, ये a बराबर 16 न्यूटन ऐसे मान लो, इसका नाम होता है बच्चों इक्विवेलेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट वेक्टर। ये उतार लेना, एग्जांपल मिटा रहा हूं मैं तो, है ना, बस तुम्हें याद रहना चाहिए। हिंदी में से अपन क्या बोलते हैं बच्चों, तुल्य सदिश। क्या बोलते हैं बच्चों, तुल्य सदिश। कुछ एग्जांपल मैं मेरे हिसाब से भी बताऊंगा। जैसे मान लो एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये, दोनों एक दूसरे पर क्या है बच्चों, 90 डिग्री पर है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है ना। तो इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, समकोणिक सदिश। मतलब राइट एंगल्ड, ANGLE, ओके, वेक्टर। राइट एंगल वेक्टर क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे की क्या बच्चों, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। तो ये मैंने कुछ टाइप के वेक्टर्स बता दिए हैं, ठीक है। और देख लेता हूं कुछ है क्या हमारे पास, ठीक है। हमारे पास कुछ टाइप और आते हैं, एक देखना वो क्या है। मैं लिखता हूं बच्चों, कोलिनियर वेक्टर, संरेख सदिश। अब ये कोलिनियर वेक्टर क्या होता है ना, संरेख सदिश क्या होता है, जरा देखना। मान लेते हैं कि एक वेक्टर है A, दूसरा जो है ना वो यहां से स्टार्ट हुआ, दूसरा जो है कहां से स्टार्ट हुआ बच्चों, यहां से, ठीक है ना। या फिर ऐसा मान के चलो कि ये A वेक्टर, ये B वेक्टर और ग्रीन पेन, ये C वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या है बच्चों, एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है बच्चों, कोलिनियर वेक्टर है। मतलब कौन सा है बच्चों, संरेख सदिश। संरेख मतलब एक ही रेखा में उपस्थित। तो ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही रेखा से संबंधित हो तो वो संरेख सदिश कहलाते हैं। या एसोसिएट विद द इंडिविजुअल लाइन, सॉरी एसोसिएट विद द यूनिक लाइन, जो एक ही लाइन से एसोसिएट हो तो क्या कहलाता है, ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होंगे। एक आता है बच्चों
कोप्लेनर वेक्टर समतलीय सदिश। अब ये समतलीय सदिश क्या होता है? तो समतलीय सदिश के लिए बच्चों तुम्हें समतल की जानकारी पहले दे चुका हूँ पुराने लेक्चर्स में। मैंने तुम्हें पहले बता दिया था बच्चों क्या कि अगर एक्स वाई हो तो ये एक्स वाई तल कहलाएगा, ये वाई जेड तल कहलाएगा, ये जेड एक्स तल कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई वेक्टर ऐसा बन जाए तो ये वेक्टर मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। अब इनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, लेकिन है तो सब एक ही दीवार के ऊपर, है ना, एक ही दीवार के ऊपर है ना, एक्स और वाई प्लेन पर। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ए बी सी आर को प्लेनर वेक्टर्स। अब को प्लेनर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? समतलीय सदिश। अगर मैंने यहाँ पर एक वेक्टर नोड बनाया डी, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर नोड बनाया ई, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि डी एंड ई आर नॉन को प्लेनर वेक्टर। नॉन को प्लेनर का मतलब क्या होगा बच्चों? विषम तलीय सदिश। अच्छा, ए ई डी भी विषम तलीय होगा, बी ई डी भी होगा, बी डी भी होगा, ऐसे पेयर बना दूंगा। मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम बता सकते हो ना कि कौन से विषम तलीय है, फिर नॉन को प्लेनर होते हैं, कौन से को प्लेनर होते हैं। तो हमारे पास 9th नंबर पे क्या रहता है ये। तो को प्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन से एसोसिएट होते हैं तो वो को प्लेनर हो गए। अगर वो अलग अलग प्लेन से एसोसिएट हो तो वो कौन से होते हैं बच्चों? नॉन को प्लेनर। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस दीवार पर एक छिपकली जा रही है और एक इस दीवार पर चिपकली जा रही है, मतलब एक तो बोर्ड वाली दीवार और एक सामने वाली दीवार, तो दोनों अलग अलग तल हो गए ना, दोनों अलग अलग प्लेन हो गए। तब ये नॉन को प्लेनर कहलाएंगे, विषम तलीय कहलाएंगे। लेकिन अगर दोनों चिपकली इसी दीवार पर दौड़ रही है, चल रही है किसी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वेक्टर भी तो होना जरूरी है ना बच्चों, डायरेक्शन बोलना बहुत जरूरी है। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? कोप्लेनर, मतलब समतलीय। ये सारा समझ में आया क्या? नोट्स बना लेना बच्चों। यहाँ पर जो जो मैंने तुमको बताया, जो जो तुम्हें लगता है कि ये चीज सर की बहुत अच्छी लगी, इसको नोट डाल, थोड़े पैसे खर्च करना, 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, ऐसे डाल डाल के लिखते हुए चल जाओ, तब जाके तुम्हें अच्छा लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। और दूसरा डेफिनेशन देखो बच्चों, मैंने वर्बली बोली है, तुमने लिख ली तो अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो बच्चों नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना है अच्छे, ताकि तुम उसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो ये वीडियो कुछ करके अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? यूनिट वेक्टर। मैंने तुम्हें बताया क्लासिफिकेशन खत्म होते ही यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा और अच्छा बिल्कुल पढ़ेंगे। पढ़ना बहुत जरूरी है, किसी परेशान करने वाला यही है, लेकिन हम परेशान नहीं होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूँ। जरा देखना, यूनिट वेक्टर की पहचान मैंने तुम्हें बता दी। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए उसका? मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। अब जैसे मान लो एक वेक्टर है ए, तो ये किसको बताएगा? ए वेक्टर। ये किसको बताया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को। और अगर ए वेक्टर में ए के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूं तो ये एक कैप हो जाता है, मतलब इसे क्या बोलोगे? एक कैप। और वास्तव में क्या है ये? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब यूनिट वेक्टर निकालने की क्या जरूरत पड़ी? बात ये आती है कि यूनिट वेक्टर निकालने की क्या जरूरत पड़ी। देखो बच्चों, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, यहाँ पर वो चीज लिखता हूँ, जैसे मैंने 2 लिखा था। अब सब बार वाली 2-2 वाली कहानियां बहुत बताते हैं बच्चों, बताना बहुत जरूरी। जैसे मैंने यहाँ डिग्री लगाया था तब तो ये क्या बन गया था? एंगल। न्यूटन लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? फोर्स। नाम ही पता चल रहा है, हालांकि वेक्टर है, ठीक है, लेकिन मुझे प्योर वेक्टर क्वांटिटी बनानी है, प्योर, है ना। तब इसका मतलब पता चल गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए यूनिट जरूरी है।
केल्विन मतलब टेम्परेचर हो गया, मतलब ये किसको बताता है बच्चों, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है वो वही उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। एंगल है मतलब एंगल हो गया, सॉरी डिग्री है मतलब एंगल हो गया, न्यूटन है मतलब फोर्स हो गया, केल्विन है मतलब टेम्परेचर हो गया। तो यहाँ पर ऐसा क्या करूँ कि ये प्योर वेक्टर बने, तो यहाँ पर मुझे उसकी यूनिट लगानी पड़ेगी क्या, और यूनिट का मतलब होता है क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर। मतलब अगर मैं ऐसे 2 के पीछे क्या लगा दूं बच्चों, ए वेक्टर लगा दूं, तब ये क्या बन गई बच्चों, 2 वेक्टर क्वांटिटी बन चुकी है। अब क्वेश्चन कैसा आता है देखना, क्वेश्चन ये है कि फाइंड फाइंड द वेक्टर अलोंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट का एक वेक्टर निकालना है, किसके अलोंग, ए के अलोंग। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 3 के पीछे यूनिट लगानी पड़ेगी। अब यूनिट तो बहुत सारी है तो पहले से लगी हुई नहीं बच्चों, यूनिट खाली छोड़ के यूनिट लगानी है। यूनिट मतलब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा आपको बच्चों, यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर, जिसके अलोंग मुझे वेक्टर निकालने के लिए बोला है। तो वो अलोंग वेक्टर क्या है बच्चों, ए वेक्टर ही है ना। तो यहाँ पर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप। तो 3 के पीछे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए कैप से। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वेक्टर के अंदर अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है बच्चों, ए कैप बन जाता है। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी भी चले जा रहा। तो एक थोड़े कहानी तो चल रही ना घर घर की, इसको उतारते हुए चलो बच्चों, मजा आ जाएगा थोड़ा देखना। अब जैसे मैंने तुम्हें वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था, क्या बताया था, तो वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम याद आ रहा है? अगर याद नहीं आ रहा तो एक बार वो वीडियो थोड़ा सा देख के जरूर आना, वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे तो मैं छोटा छोटा सा इसमें बताने ही वाला हूँ कि वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि एक्स वाई जेड की बात होगी। मतलब अगर मैंने यहाँ पर लिखा ना x, तो वेक्टर के हिसाब से ये x क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी x डायरेक्शन, और ये क्या कहलाएगी बच्चों, y डायरेक्शन, और ये क्या कहलाएगी बच्चों, z डायरेक्शन। अब हर डायरेक्शन में मुझे वेक्टर डिनोट करना है, तो वेक्टर बनाना है, वेक्टर निकालना है, और वेक्टर को बनाने, निकालने या प्रूव करने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेक्टर बनाना तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो हर अलग अलग डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर को हमने प्री डिफाइन कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये माना गया कि एक्स डायरेक्शन के लिए या एक्स दिशा के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा ना वो क्या होगा बच्चों, आई के, याद आ गया ये बताया। और वाई डायरेक्शन के लिए क्या होता है बच्चों, जे के। आहा सर, हाँ ऐसा कुछ बताया तो था आपने, है कि नहीं, ऐसा कुछ बताया था ना मैंने कि आई के जे के पेपर, और वहां पर मैंने बोल दिया था कि बच्चों अभी तो इसको समझते हुए रखो, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा, लेकिन बाद में जरूर बताऊंगा। तो अभी मैंने बता दिया तुम्हें कि ये आई के जे के पे के लिए क्यों गए आखिर, इनका लेने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मुझे अब वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली वेक्टर बनाने बच्चों। वेक्टर बनाते कैसे जरा देखना, मैंने यहां पर क्या करा, एक ए पॉइंट लिया, क्या लिया बच्चों ने, ए पॉइंट लिया, या फिर ऐसे मान ये ए पॉइंट है और ये क्या है बच्चों, ये बी पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं x1, दिख रहा सबको, y1, और क्या मान लेता हूं बच्चों z, और इसको क्या मान लेता हूं मैं x2, y2 और z2। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मुझे क्या जनरेट करना है, मुझे ए बी वेक्टर बनाना है। क्या बनाना बच्चों, ए बी वेक्टर मतलब क्या करना है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बनाने के लिए मुझे एक तो पर्टिकुलर एक्स चाहिए और एक पर्टिकुलर वाई चाहिए और पर्टिकुलर जेड चाहिए। एक्स चाहिए मतलब क्या चाहिए, एक्स का मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, कि वास्तव में देखा जाए तो यहां से यहां तक x1 है, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, x2 है, देखिए सोचो जरा। तो मुझे तो ये चाहिए एक्चुअली में x है कितना, तो कितना मिला बच्चों, x2 माइनस x1। 10th क्लास में करते नहीं करते थे ऐसा, बिल्कुल। तो x की डायरेक्शन में क्या मिला, x2 माइनस x1। y के लिए क्या मिला बच्चों, y2 माइनस y1। और z के लिए क्या मिला मुझे बच्चों, z2 माइनस z1। मतलब इन सबका क्या निकालना था मुझे, मैग्नीट्यूड निकालना था। अच्छा ये लिखना नहीं है, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब वेक्टर बनाना है, वेक्टर बनाने के लिए क्या करोगे, मैग्नीट्यूड तुम्हें मिल चुका है, बस इसके पीछे यूनिट वेक्टर भी तो लगाना है। तो a b जो वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 i के प्लस कुछ भी सिंबल दिए तो प्लस आएगा, y2 माइनस y1 j के। अब डायरेक्ट जगह थोड़ी कम पड़ गई तो मेरे को पीछे लिखना पड़ेगा ना यार, सस्पेंस खत्म हो गया सारा। सारा क्या लिखेंगे बच्चों, a b जो वेक्टर है वो x2 माइनस x1 i के, y2 माइनस y1 j के, z2 माइनस z1 के। वाओ, x2 माइनस x1 है के, y2 माइनस y1 j के, तो z2 माइनस z1 के। ये i के j के इस पूरे मैग्नीट्यूड के साथ जोड़ते ही क्या बना देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बना देते हैं। वाओ सर क्या बात। बच्चों पहले तो ये सारी कहानी बताओ, ये मिटाने वाला ये नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। अभी मेरे को इसको बहुत प्यार आता है, तो प्यार को खत्म नहीं होने दूंगा, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तोड़ना नहीं बच्चों ना, प्यार जताना है। तो चलो देखना, मुझे क्या करना है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, मतलब i के j के k के हो गया। p पॉइंट है, कोऑर्डिनेट में बता देता हूं बच्चों, x y और z एक ही पॉइंट है ना, तो x y z का थोड़ा सा टेढ़ा बना देता हूं, ये है p पॉइंट है ना, x y और z। अब मुझे क्या करना है, ये o p वेक्टर निकालना है, o p वेक्टर। o p वेक्टर मतलब इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट आपस में माइनस करेंगे। अब ओरिजिन एंगल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, शून्य शून्य शून्य। सर ये शून्य क्या होगा बच्चों, शून्य लिखा हुआ ना, शून्य का क्या और लगाया शून्य सदिश को। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों के बीच में निकालना, जैसे इसमें x2 माइनस x1 करा था, वैसे यहाँ पर x माइनस क्या करोगे 0 इनटू i के, y माइनस क्या करोगे 0 इनटू j के, और z माइनस क्या करोगे 0 इनटू k के। तो मतलब o p वेक्टर क्या मिला है तुम्हें, x i के, y j के और z k के। अब बच्चों ये जो मैंने तुम्हें कहानी बताई ना, दोनों कहानी के पीछे बहुत बड़ा राज जो मैं अब खोलूंगा। पहले सस्पेंस की तरह कैसे चल रहा था, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि सर सस्पेंस कैसे, कुछ लगा नहीं, सर समझ में आ रहा था। तो मैं तुम्हें बता दूं, इनके नाम है, इसे बोला जाता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि a से b तक पहुंचे ना तो डिस्प्लेस हुए, और इससे तो क्या बोलते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर। मैंने तुम बताया था बच्चों की क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर के लिए हम इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर पर जरूर जाएंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर के अंदर दो वेक्टर हो चुके हैं, एक पोजीशन वेक्टर है, कौन सा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्यों पढ़ा जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पोजीशन बताने के लिए हमेशा पोजीशन वेक्टर लेते हैं, याद रखना ये चीज, और डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन के लिए पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये चीज पहले इसलिए बताई क्योंकि पोजीशन नहीं निकलती है, तुम्हें तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि पोजीशन वेक्टर हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x i के, y j के, z के, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के आधार पर इसको समझ सकते हैं, लेकिन पहले हमेशा क्या पढ़ा जाता है बच्चों, कहीं भी जाओगे या कहीं से पढ़ोगे ना तो बुक में या कहीं भी लिखोगे तो पहले पोजीशन वेक्टर आता है, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन यहाँ पर इस कंसेप्ट से ही हम इसको समझ पा रहे हैं। कंडीशन अप्लाई बच्चों की i के, j के, k के का महत्व जरूर जुड़ा है इसके साथ। आ रही बात समझ में, ऐसा कर सकते हो ना तुम, बताओ बच्चों इसको। ये सारे नोट डाल के लिखना बच्चों, ये सारी नोट वाली बातें चलिए इकाई सदी के लिए स्टार्ट करता हूँ, उसमें ऐसे लिख देना 100 रुपए का नोट है ये पूरा अपने आप में, क्या है 100 रुपए का।